नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज के इस वीडियो में हम अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमने स्थायी बंदोबस्त की चर्चा की, उसी प्रकार रैयतवाड़ी बंदोबस्त की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसके उद्देश्य देखेंगे, बाद में इसके प्रावधान और उसके बाद परिणामों पर चर्चा करेंगे। जब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के उद्देश्यों की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 2-3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि इन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था उससे इनकी आय निश्चित हो गई और कालांतर में जो कीमतें वृद्धि हुई या उत्पादन में वृद्धि हुई, उसका लाभांश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिल पा रहा था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एक नई भू राजस्व प्रणाली की आवश्यकता थी जो बदलते समय के लिए अनुकूल हो। दूसरी बात यह थी कि अब भारत के दक्षिण क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। वहाँ पर भू राजस्व प्रणाली लागू करनी थी और वहाँ पर पहले बंगाल के समान या बिहार उड़ीसा के समान जमींदार वर्ग नहीं था। इसलिए वहाँ की भौगोलिक दशाओं और सामाजिक ढांचे को देखते हुए एक नई लगान व्यवस्था की आवश्यकता थी। तीसरा, इंग्लैंड में अब रिकार्डो का लगान सिद्धांत प्रचलित था, जो कि इस बात पर आधारित था कि अगर किसान द्वारा जो अधिशेष बचता है वो अधिशेष राज्य के हिस्से आना चाहिए, ना कि बिचौलिए वर्ग के। जबकि स्थायी बंदोबस्त में जो अधिशेष था वो बिचौलिए वर्ग के पास आ रहा था, जबकि आना चाहिए था सरकार के पास। तो इस रिकार्डो के सिद्धांत को लागू करने के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह नई राजस्व विचारधारा या राजस्व प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया, लागू किया। चूँकि इस प्रणाली में सीधे रैयत अर्थात किसान से समझौता किया गया, इसलिए इसे रैयतवाड़ी प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में के निम्नलिखित प्रावधान थे। सबसे पहला प्रावधान यह था कि इसमें भूमि का मालिक जो है वो किसान को माना गया और किसान को भूमि का मालिक मानकर उसके साथ समझौता किया गया। इसमें यह समझौता किया गया और इसमें यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 20-30 वर्ष बाद दोबारा से राजस्व का निर्धारण किया जाएगा। इसमें जो किसान है उससे पट्टे जारी किए गए, जिसमें भूमि का प्रकार, भूमि की राजस्व की सीमा और सभी चीज़ों का विवरण होता था और उतना राजस्व से सरकार को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कराना होता था। और भू राजस्व को जब तक जमा कराता रहता किसान, तब तक वह उसका मालिक बना रहता और इसके अतिरिक्त किसान उस ज़मीन को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। ये समस्त अधिकार दिए गए। इस प्रणाली के तहत जो सामुदायिक भूमि थी, जैसे बंजर भूमि, चारागाह भूमि, देवभूमि, इन सभी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार माना गया। इसके अतिरिक्त यह जो प्रणाली थी, इस प्रणाली में सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के मध्य संपर्क हुआ। इस प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो यह भारतवर्ष के लगभग 51% क्षेत्रफल पर लागू की गई और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लागू हुई। इस प्रणाली को सबसे पहले कर्नल रीड द्वारा 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया। उसके बाद 1810 में थॉमस मुनरो ने इसे पूरे मद्रास में लागू कर दिया और एलिफिंस्टन ने इसे बम्बई में लागू किया। बम्बई में ही गवर्नर प्रिंगल द्वारा भूमि का सर्वेक्षण किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसको लागू करने में प्रारंभ सबसे पहले मद्रास से हुआ और मद्रास के साथ साथ बम्बई, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में इस प्रणाली को लागू किया गया और कुल 51% भूभाग पर यह प्रणाली लागू रही। जब इसकी परिणामों की चर्चा करते हैं तो मुख्यतया सैद्धांतिक तौर पर तो यह किसानों की हितैषी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह किसानों की हितैषी नहीं थी, क्योंकि इसका भू राजस्व की जो दरें थी वो बहुत अधिक थी और उनको एकत्रित करने की जो प्रणाली थी वो बड़ी कठिन थी। जैसे क्योंकि कई बार तो किसानों को अपने बीवी बच्चों को बेचना पड़ता था ताकि लगान समय पर वसूल दे सकें। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेज़ों के लिए यह फ़ायदेमंद थी, क्योंकि इसमें लगान की दर बहुत ऊंची थी और उससे उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ी और आर्थिक रूप से वो और सक्षम हुए, जिससे उनका व्यापार वाणिज्य बढ़ा। धन्यवाद।